नमस्कार दोस्तों, सीसैट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी का सीसैट का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ईयरली। जिसमें 2014 और 2015 का हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। 2016 का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर आ चुका है, यह है सेकेंड पार्ट। तो आइए इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन 2016 में पूछे हुए हैं। एक पार्ट तो हमने दे दिया, दूसरा पार्ट ये है, ठीक। इसको मिला करके 2016 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। सम ऑफ द एज ऑफ 5 मेंबर कंप्राइजिंग अ फैमिली, मतलब कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है। इनका जो सम है, पांचों मेंबर का एज का जो सम है 3 साल पहले, 3 years एगो, कितना है 80 years। मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस 5, ये कितना है 80 years। कब है ये? 3 years अगो, 3 साल पहले। इनका सम कितना आ रहा है 80 साल। तो 3 साल बाद इनका सम, मतलब प्रेजेंट में इनका सम कितना आएगा, पहले ये कैलकुलेट कर लो। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 3 साल पहले 80 साल, अब पांचों का 3 साल बाद क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं। मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर। देखो 80 3 साल पहले था, तो 3 साल बाद सब में 3 3 साल और भी ऐड हो गया। मान लो अगर ये 10 साल का था तो 3 साल बाद ये 13 हो गया, ये भी 10 साल का था 13 हो गया, सब में 3 3 साल ऐड हुआ ना। तो 80 प्लस 5% है, सबका 3 3 साल ऐड हुआ है, ठीक है। तो 80 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। मतलब प्रेजेंट में सबका सम, सबके एज का सम क्या हो जाएगा 95। 3 साल पहले 80 था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वॉज 3 years एगो। फैमिली का जो एवरेज एज है वो आज 3 साल बाद भी उतना ही है जितना 3 साल पहले था, जिसमें से एक बेबी भी ऐड हुआ है। तो उस बेबी का एज पूछा है, यहाँ तक हो गया। अब एवरेज एज निकाल लो पहले। 5 साल पहले एवरेज एज क्या था, सॉरी 3 साल पहले एवरेज एज क्या था। एवरेज एज 80, कितने परसेंट थे 5, तो एवरेज एज क्या है 16। प्रेजेंट में भी एवरेज एज 16 ही है, ठीक है। बट मेंबर 6 हो गए हैं क्योंकि एक बेबी भी इंक्लूडेड है, ठीक। तो यही कह रहा है ना कि एवरेज एज प्रेजेंट में भी उतना ही है जितना 3 साल पहले था, मतलब कि 16 ही है। मेंबर्स कितने हो गए 6, मतलब सम 96। और प्रेजेंट एज 5 मेंबर्स का सम 95 है। तो छठवें मेंबर का एज पूछा है, 96 माइनस 95 क्या हुआ 1 year। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर बी। देखो एक बार फिर से समझ लो कि 5 लोग हैं एक फैमिली में, 3 साल पहले उनके एज का सम 80 है, ठीक। 3 साल बाद उनका एज कितना हुआ 5% का 95 हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है कि जो एवरेज एज 3 साल पहले था वही एवरेज एज आज भी है, जिसमें से एक बेबी भी इंक्लूड हो गया है। तो 5 साल पहले एवरेज एज 16 था, अब बेबी का एज पूछ लिया। तो 16 5 साल पहले था, सॉरी 3 साल पहले था, और अभी प्रेजेंट में भी 16 ही है। तो 6 मेंबर्स की एज 96 होना चाहिए, 96 होना चाहिए ना, बट है, और 5 मेंबर्स की एज 95 है। तो इसका मतलब 1 year ओल्ड बेबी है, बेबी की एज 1 साल। समझ में आया? यूपीएससी ने भी इसका आंसर यही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर सेम। देखो इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, टोटल जो पैसा मिलता है फाइनली, जिसको सैलरी कहते हैं, सैलरी 2 पर्सन की सेम है। तो इमोल्यूमेंट्स का एक फॉर्मूला होगा, बेसिक पे, मूल वेतन, आप लोग जानते ही होंगे जिसको कहते हैं, प्लस अलाउंसेस जो भत्ता वगैरह मिलता है। मतलब एक होता है कि ठीक है आपकी सैलरी, सॉरी आपको जो इतना बेसिक पे है, जैसे 40,000 50,000 वो, प्लस इस पे जो अलग से मिलता है जैसे हाउस रेंट वगैरह, ये सब क्या होता है अलाउंसेस। तो टोटल सैलरी इन दोनों के सम के इक्वल होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन सेम, 2 पर्सन की जो टोटल इमोल्यूमेंट है, टोटल सैलरी है, वो सेम है। लेकिन जो पर्सन फर्स्ट है, बट वन गेट अलाउंस टू एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसको अलाउंस उसके बेसिक पे का 65% मिल रहा है, 65% ऑफ हिज बेसिक पे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड अदर गेट अलाउंस टू एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ हिज बेसिक पे। तो जो सेकेंड पर्सन है उसको कितना अलाउंस मिल रहा है,
80% ऑफ हिज बेसिक पे। ठीक है, आगे क्या कहा है, रेशियो ऑफ बेसिक पे, तो दोनों के बेसिक पे का रेशियो पूछ लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं। इमोल्यूमेंट फर्स्ट पर्सन का किसके बराबर है, सेकंड पर्सन, मतलब कि जो सैलरी टोटल मिल रही है वो दोनों की बराबर है, लेकिन बेसिक पे अलग अलग है। ठीक, उसी हिसाब से उनको अलाउंस भी मिलता है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पर्सन का बेसिक पे हम यक्स मानते हैं, प्लस अलाउंस 65% है, तो इसका मतलब यक्स का 65%। समझ में आया। सेकेंड पर्सन का बेसिक पे वाई मानते हैं और उसका 80%, वाई का 80%। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, एक्स बाई वाई का रेशियो पूछ लिया है, इसको सॉल्व करिए। 165 एक्स बाई 100 इज इक्वल्स टू 180 वाई बाई 100। यहाँ से 100 कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या हुआ, 165 एक्स इज इक्वल्स टू 180 वाई। तो एक्स बाई वाई यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12/11, मतलब कि डी आंसर। यूपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया था। समझ में आया कि नहीं। इमोल्यूमेंट मतलब कि जो ओवरऑल फाइनली सैलरी मिल रही है वो बेसिक पे प्लस अलाउंस होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन का अलाउंस, सेकंड पर्सन का अलाउंस अलग अलग है, मतलब बेसिक पे के अकॉर्डिंग है। इसी पे हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेडर। नीचे से पर्सन मान लो यहाँ पे खड़ा है। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इफ ही हैज़ टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप टू रीच एग्जैक्टली मिडिल स्टेप, 4 और चलेगा, मतलब 1 2 3 4, 4 और चलेगा तो ये मिडिल पे पहुंच गया। ये है हमारा मिडिल वन, 1 2 3 4, ये मिडिल वन है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स डज द लेडर हैव, लेडर में कितने स्टेप्स हैं, तो ये मिडिल हुआ, इसका मतलब कि 4 ऊपर और है, 1 2 3 4। समझ में आया ना, क्योंकि जब ये मिडिल है तो नीचे 4 है, 4 ऊपर और होगा। ये पूछ रहा है कि कितने लेडर्स है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर बी। समझ में आया, यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी ही दिया था। तो ऐसे एक एक स्टेटमेंट करके हमें सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, एक इसको सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। व्हेन 3 फ्रेंड ए बी सी मेट, कौन कौन दिया हुआ है, ए बी सी मिलेंगे। इट वॉज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर। हर पर्सन अलग अलग कलर का कपड़ा पहना हुआ है। इन रैंडम ऑर्डर गारमेंट्स, गारमेंट क्या क्या दिया हुआ है, जैकेट स्वेटर और टाई दिया ना, जैकेट स्वेटर टाई, जिसमें कलर भी दे दिया है, ब्लू वाइट ब्लैक, ब्लू वाइट ब्लैक। नेक्स्ट क्या है, सरनेम, देयर सरनेम रायबरो कुमार सिंह। 4 चीज़ें इसमें दे दी हैं, इसीलिए ये थोड़ा हेक्टिक तो होगा, बट एक पजल को सॉल्व करने पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर वी नो दैट, अब यहाँ से हमें एक एक वो दे दिया हुआ सेंटेंस, 4 है, ऐसे बाइफरकेट करने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाइदर बी नॉर रायबरो वोर वाइट शर्ट, रायबरो इसको मानते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रायबरो बी नहीं है, क्योंकि बी और रायबरो को अलग अलग यहाँ से हमें पता चल गया। तो ना ही बी और ना ही रायबरो वाइट स्वेटर पहन रहा है, तो रायबरो ना ही रायबरो ना ही वाइट पहनेगा और ना ही स्वेटर पहनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, सी वोर टाई, तो हमें पता नहीं है कि सी कौन है। ठीक, इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट, अब यहाँ से ये क्लियर हुआ ना, रायबरो और सिंह दोनों वाइट नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, ये सिंह मान लो, सिंह भी वाइट नहीं पहन रहा, और यहाँ पे है कि बी और रायबरो वाइट नहीं पहन रहे हैं, तो यहाँ से क्लियर हुआ ना कि सिंह कौन हुआ, बी हुआ। वाइट पहनने वाला ये थर्ड पर्सन होगा। आया समझ में। तो थर्ड पर्सन अब बचा कौन, रायबरो और सिंह तो हो गए, रायबरो और सिंह हो गए, बचा कौन, कुमार। ठीक, तो यहाँ से ये देखो एक चीज़ और क्लियर हो रहा है, नाइदर रायबरो वोर वाइट स्वेटर, तो ये भी स्वेटर नहीं पहनेगा। ठीक है, तो कुमार वाइट भी पहनेगा और स्वेटर भी, यहाँ से ये क्लियर हो गया।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट। कुमार जैकेट तो पहना नहीं है, कुमार स्वेटर पहना है, क्योंकि स्वेटर ये दोनों लोग नहीं पहनेंगे, इसमें ऐसे डायरेक्टली मेंशन कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में ही। राइबरो डज नॉट लाइक टू वियर ब्लैक कलर। राइबरो को ब्लैक कलर, राइबरो व्हाइट भी नहीं पहन रहा है, ब्लैक भी नहीं पहन रहा है, तो इसका मतलब ब्लैक सिंह पहनेगा और राइबरो ब्लू पहनेगा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ से। देखो अब ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, सी वोर अ टाई। अब ये हो सकता है कि ये ए सी हो सकता है, ये ए और सी। इसमें डायरेक्टली कह रहा है कि सी टाई पहनेगा। ठीक है, सी अगर यहाँ करते तो टाई पहनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी यहाँ होगा और ये टाई पहनेगा। ठीक, ये ए हुआ, यहाँ क्या बचा, जैकेट। ठीक है, तो ये पजल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सी सरनेम। सी का सरनेम क्या है, सी का सरनेम राइबरो, आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई। टाई का कलर क्या है, ब्लू। टाई का कलर क्या हुआ, ब्लू। ठीक, हु वोर स्वेटर। स्वेटर किसने पहन रखा है, यहाँ से देखिए, स्वेटर कुमार जो कि ए है, ए। ठीक, एक पजल सॉल्व किया, तीनों क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB is vertical trunk of a huge tree with A being the point where the base of the trunk touches the ground. ये कह रहा है AB, AB ये क्या है, ट्री का एक ट्रंक है। ठीक है, मतलब ट्री का एक पार्ट है समझिए। ए कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे ट्री बेस पे टच कर रहा है। ठीक, ये पार्ट हो गया ए, और इस पार्ट को बी मानते हैं। ठीक है, ड्यू टू साइक्लोन द ट्रंक हैज़ बिन ब्रोकन एट सी। साइक्लोन आया तो ये जो ट्रंक है ए बी, ये सी से, इसको सी मानते हैं, सी पार्ट से टूट गया। विच इज़ एट हाइट ऑफ 12 मीटर। ये इसकी हाइट क्या आई, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर की हाइट। ओहो, ये हुआ ए, ये 12 मीटर की हाइट। ठीक, broken part is partially attached to the vertical portion of the trunk at C। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट गिर गया। ठीक है, गिर के यहाँ आया, C से पार्ट गिर गया, तो इसका मतलब B पॉइंट यहाँ आया, इसको D मान लेते हैं, मतलब ये B वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक, ये वाला चीज़, ये चीज़ इधर आ गया। जैसे जब मान लीजिए ऐसे कोई चीज़ है, तो जब यहाँ से टूटेगी तो गिरेगी ना, ऐसे यहाँ से गिरेगी, ये हुआ। ठीक है, इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी, ये जो बी है, टचेस द ग्राउंड एट डी, मतलब हमने पहले कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे टच किया, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डी, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ ये गिरा 5 मीटर के डिस्टेंस पे। देन ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक, ए बी की हाइट पूछ लिया है। ठीक है, अब देखो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये यही पार्ट है ना सी बी, और जो आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। ठीक, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, तो कितना आ गया, 169। तो सी डी की वैल्यू क्या आई, 13, ये हो गया 13 मीटर। ये यही पार्ट गिर के यहाँ आया ना, तो इसका मतलब ये भी हो गया 13 मीटर। इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं हम, 13 मीटर हो गया। ठीक, अब रियल हाइट ओरिजिनल हाइट पूछ लिया है, तो इन दोनों की हाइट को ऐड कर देते हैं। 12 मीटर प्लस 13 मीटर क्या आएगा, ये 25 मीटर। आंसर क्या आ गया, बी। समझ में आया, यही इसमें पूछा था, कितना आसान क्वेश्चन है, बस समझने भर की देरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन पे क्वेश्चन है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, क्या कह रहा है, पर्सन 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये चल रहा है। ठीक, नॉर्थ ये हुआ 12 किलोमीटर। ठीक है, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये आया। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, अब यहाँ से वेस्ट इधर आएगा,
तो 15 तो ये फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, 19 कह रहा है, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ये हो गया 4 किलोमीटर। जब इसको टोटल करेंगे 19 आएगा, ठीक है। देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, यहाँ से साउथ नीचे की तरफ आएगा, कितना 15 किलोमीटर। तो ये वाली पोजीशन, ये तो 12 किलोमीटर है ही ना, 12 किलोमीटर, 15 है मतलब 3 किलोमीटर नीचे और आया, ये 3 किलोमीटर यहाँ से हो गया, टोटल 15 आ जाएगा, ठीक। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, ये डिस्टेंस पूछ लिया है कितना है, ये कितना हमें पता है, ये ऊपर 4 किलोमीटर है, ये भी वही होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बताइए। ये डिस्टेंस पूछ लिया, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगेगा, क्या होगा बताइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या आ गया 5 किलोमीटर, ए आंसर, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मत कर दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ कितना आएगा, ये यहाँ मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ, 4 3 7, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने को कहा है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीटेड 60% ऑफ इट। ये मान लो हमारा 100% काम है यहाँ से यहाँ तक, जिसका 60% राम और श्याम मिल करके कर रहे हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, राम टेक लीव, अब राम छुट्टी ले लिया, श्याम अकेले काम कर रहा है, श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। श्याम अकेले कर रहा है, 8 दिन और ले रहा है ये 40% काम, मतलब 100% काम पूरा करने के लिए, तो 60% तो हो ही गया, तो 40% अकेले श्याम किया है 8 दिन में, ठीक है। तो इसका एक दिन, पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन। मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राम को अगर अकेले काम करना हो 100% तो कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। देखो सबसे पहले श्याम क्या किया, श्याम 8 दिन में 40% काम कर रहा है, परसेंट को हटा दीजिए, इसको यूनिट मान लीजिए, ठीक है। जहाँ भी परसेंटेज आए ऐसे क्वेश्चन में तो इसको यूनिट मान लीजिए। 8 दिन में कितना कर रहा है 40 यूनिट, तो एक दिन में काम कितना करेगा 40/8, यहाँ डे लिखिए, सॉरी गाइज। तो 1 डे में कितना हो गया 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। कौन, श्याम। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, राम और श्याम जब 4 दिन साथ में काम किए हैं तो कितना काम किया है 60%, तो इन लोग का एक दिन का निकाल लीजिए, इन लोग का भी साथ में कितना कर रहे हैं, तो परसेंट को अभी मैंने बोला ना कि इसको यूनिट कह दीजिए, तो 60/4, तो राम प्लस श्याम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। साथ में अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से श्याम अकेले 5 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ से राम एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 15 यूनिट माइनस श्याम, तो राम इज इक्वल्स टू 15 माइनस श्याम का 5 यूनिट 10, मतलब कि राम एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल 100% काम करना है, मतलब कि 100 यूनिट, एक दिन में 10 यूनिट, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, एक दिन में 10 यूनिट है, टोटल 100 है, मतलब कि 10 दिन लगेगा 100 यूनिट काम करने में। आंसर सी हो गया 10 days। समझ में आया? राम को 100% काम करने में 10 दिन लगेगा, ठीक। इजी वे में समझाया, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिलिट्री कोड दिया हुआ है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम को क्या लिखा गया है SYSMET, SYSMET। देखो इसको कैसे लिखा है, ये इधर ये इधर, इसको यहीं पे, इसको यहीं पे, ये इधर ये इधर, ठीक है। ऐसे ही नियरर दिया हुआ NEARER, AEN, वही हुआ ना, ऐसे ही इसका आ जाएगा RER, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसे में फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, FRACTION, यहाँ पे 4 4 हो गया, हुआ ना, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ऐसे कर दीजिए, CARF, ऐसे इधर हो जाएगा NOIT, NOIT, देखिए ऐसे क्या है CARF, CARF, N,
ये होगा बट ये आगे यन नहीं है, तो CARFNOIT, समझ में आया ना ये वाला? ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। ये कह रहा है 100 से 300 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो या तो 2 से स्टार्ट होते हैं, बिगिन होते हैं, या तो 2 से एंड होते हैं, ये इसमें पूछा है। ठीक है, तो पहले हम 100 से 199 तक यहाँ एक साइड कैलकुलेट कर लो और दूसरे साइड 200 से 299। ठीक है, अब देखो 200 से 299 में के बीच में, मतलब 200 से 299 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 100 नंबर आएंगे, और सारे नंबर की स्टार्टिंग 2 से ही होगी, क्योंकि इसके बाद जितना भी काउंटिंग करेंगे 299 तक सब 2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 300 आ जाएगा तो ये नहीं होगा। ठीक, तो मतलब कि ये तो 100 फाइनल हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें से कैलकुलेट करना है और दोनों को जोड़ देंगे फिर, तो इसके में क्या आएगा 102, 112, 122, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट ही नहीं होना ना, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ये हो गए, और 100 नंबर ये है जिसके स्टार्टिंग 2 से होगी, तो कितना हो गया? 110 ए। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिलेंड्रिकल, अ सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस, एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है 2 मीटर, हाइट क्या दिया हुआ है 7 मीटर, इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक जिसका साइज दे रखा है। ठीक है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो कोई बड़ा टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है जो कि जिसका साइज क्या है, साइज दे रखा है यहाँ पे 5.5 इंटू 4 इंटू 6। ठीक, इससे एक दूसरे टैंक को, इसमें पानी भरा हुआ है, इससे दूसरे टैंक में पानी भरना है जिसका रेडियस और हाइट दे रखा है। तो ये कह रहा है जब ये वाला टैंक पूरा फिल हो जाएगा पानी से तो इसमें अभी भी कितना पानी बचेगा। ठीक है, तो पहले इसका जो ये वाला सिलेंडर है जिसमें पानी भरा रहा है उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या दे रखा है 2 मीटर, 2 इंटू 2, हाइट है 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 88 मीटर क्यूब, मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या है 88 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर पहले इसका वॉल्यूम निकालिए आप, वॉल्यूम किसका, अंडरग्राउंड टैंक का, अंडरग्राउंड टैंक का, इसका तो सब दे रखा है 5.5 इंटू 4 इंटू 6 दिया है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 132। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम टोटल है ये 132 है, इसका वॉल्यूम 88 मीटर। ठीक, इसको भरने के बाद ये कितना अभी बचा है, यही पूछा है ना, कितना पार्ट अभी भी बचा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 132 माइनस 88 बाई 132, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पूछा है ना, टोटल इतना था जिसमें से इतना घट गया। ठीक है, वही पार्ट हमसे पूछा गया इसमें, तो ये क्या आएगा 44/132 इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब कि ए आंसर। समझ में आए, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है, टोटल तो 132 था जिसमें से 88 घट गया क्योंकि 88 इसमें फिल्ड हो गया है। ठीक है, मतलब इजी सा है कि वॉल्यूम निकालना है दोनों का और माइनस कर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों क्या करें, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। ये क्या कह रहा है, गर्ल्स कितनी है, जितने बॉयज हैं उसके ट्वाइस, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, बॉयज 20 तभी तो गर्ल्स 40 होंगी, यही एक केस ही बनेगा, गर्ल्स डबल हैं बॉयज से। ठीक, तो ये बॉयज 20 हो गए, गर्ल्स 40 है क्लास में।
ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, कमल जो कि एक लड़का है, रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। ये टोटल 60 बच्चे हैं, कमल 17th पोजीशन पे है। 17th पे कौन है, कमल, जो कि क्या है, एक लड़का है। ठीक, आगे देखते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 16 बच्चे हुए और इधर 43, क्योंकि 17th पोजीशन पे ये है ही, 17वें पे ये है ही, तो इधर इसके इधर 16 बच्चे हुए, इसके इधर 43 बच्चे हुए। आगे क्या कर रहे हैं, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल के पहले गर्ल्स के नंबर 9 दे रखी है, तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट 16 है, गर्ल्स 9 है, तो बॉयज़ कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द रैंक आफ्टर हिम, इनके बाद यहाँ पे बॉयज़ का नंबर क्या होगा। तो देखो टोटल बॉयज़ 20 तो है ही, यहाँ पे कितने हैं, 7 है, प्लस कमल भी तो एक लड़का ही है, 8 बॉयज़ हो गए। ठीक है, तो 12, कमल के बाद कितने हैं, 12 बच्चे हैं, 12 लड़के हैं। लड़कों का नंबर पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज़ ही पूछा है। टोटल बॉयज़ 20 हैं, कमल के पहले 7 बॉयज़ हैं और एक कमल भी है जो कि लड़का है, तो 8 लड़के वैसे ही हो गए। 20 में से 8 घटा देंगे, 12। कमल के बाद कितने लड़के हैं, 12 लड़के। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डब्लू कैन डू 25% वर्क इन 30 डेज। डब्लू क्या कर रहा है, 25% काम कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। तो 100% काम एक एक करके कैलकुलेट करते चलते हैं। ठीक है, जब 25% काम 3 दिन में कर रहा है तो 100% वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 120, लेकिन इसको आप सॉल्व करके करिए। 25/100 एक्स, मतलब कि 100% काम कितने दिन में करेगा, ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। एक्स इज इक्वल्स टू 30 इंटू 100/25, 120, मतलब डब्लू कितने दिन में करेगा, 120 दिन में 100% काम। यक्स 1/4 वर्क 10 डेज में करता है। यक्स क्या है, 1/4 वर्क 10 डेज में करता है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है, 25% काम ना, ये 25% काम 10 दिन में कर रहा है ना, तो ये भी 100% काम कितने दिन में करेगा, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो 25/100 एक्स इज इक्वल्स टू 10 डेज में, यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 40 डेज। ठीक है, 100% काम 40 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हो गया डब्लू का, ये हो गया एक्स का। नेक्स्ट क्या है, वाई कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। वाई 40% काम करेगा 40 दिन में, तो 100% इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डेज है। तो 40/100 एक्स इज इक्वल्स टू 40 डेज, एक्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100/40, मतलब कि वाई 100 डेज में काम करेगा। लास्टली क्या है, जेड 1/3 वर्क 13 डेज में करता है। जेड का क्या है, इसका कलर चेंज कर देते हैं पेन का। जेड का क्या सीन आ रहा है, 1/3 वर्क कितने दिन में करेंगे, 13 डेज में। तो 100% वर्क ये कितने दिन में करेंगे, 100% 13 इंटू 3, जो कि क्या आएगा, 39 डेज। ठीक है, तो चारों का क्लियर हो गया ना। डब्लू 120 दिन में, यक्स 40 दिन में, वाई 100 दिन में और जेड 39 डेज में। आगे क्या कह रहा है, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। देखो कितना आसान है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आसान रहेगा। सबसे कम दिन में कौन कर रहा है, जेड कर रहा है 39 डेज में ही, तो आंसर क्या हो गया, जेड। समझ में आया ना, ऐसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शायद हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा 2016 का, इसको देखते हैं। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। ये कह रहा है एवरेज मंथली इनकम पर्सन की कितनी है, एवरेज मंथली इनकम एक फैमिली की कितनी है, 10,000 है। उस फैमिली में कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है। ठीक है, ये एवरेज हो गया, तो मेंबर्स कितने हैं, 5, तो टोटल इनकम कितना आ गया, 50,000। ठीक, आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज्ड बाय 1,20,000 पर ईयर। ये कह रहा है 5 लोगों का एवरेज मंथली इनकम 10,000 है। ठीक है,
अगर किसी पाँचों में से किसी एक पर्सन का सालीना जो सैलरी है वो 1,20,000 बढ़ा दिया जाए तो उसका एवरेज मंथली इनकम कितना आएगा। तो 1,20,000 जो बढ़ाया जा रहा है, 1,20,000 है, वो 12 महीने का है। तो हम 1 महीने का निकालते हैं क्योंकि एवरेज मंथली इनकम हमें निकालना है। तो कितना बढ़ाया जाएगा? 10,000 का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? वैसे इनकम 50,000 है 5 लोगों का, और मान लो एक पर्सन का 10,000 और बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 10,000 तो कितना हो गया? 60,000। तब एवरेज मंथली इनकम क्या होगा? है 5 ही लोग ना, तो एवरेज मंथली इनकम इसको डिवाइड कर दो 12,000। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, उनका एवरेज मंथली इनकम 10,000 आ रहा है, तो मतलब कि टोटल इनकम कितना आ रहा है? 50,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पाँचों में से मान लो 1 2 3 4 5 5 मेंबर हैं, पाँचों का मिला करके 50,000 महीना सैलरी आ रही है। एक लोगों का सालीना 1,20,000 बढ़ा दिया जाए तो पूछ रहा है कि एवरेज मंथली इनकम कितनी हो जाएगी। सालीना 1,20,000 बढ़ा रहा है तो मतलब कि मंथ में, साल में बढ़ा रहा है, तो एक महीने में कितना बढ़ेगा ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक महीने में 10,000 बढ़ रहा है, तो 50,000 तो था ही, 10,000 एक लोग का बढ़ जा रहा है तो कितना आएगा? 60,000। अब इसका एवरेज मंथली इनकम निकाल लो 60,000 का, है तो 5 ही लोग ना, 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 12,000। ठीक, इसका आंसर ए हो गया। यूपीएससी ने भी इसका आंसर ए दिया था। ठीक है, ये देखो क्या है। इन अ रेस कॉम्पिटिटर हैज़ टू कलेक्ट 6 एप्पल्स। एक रेस हो रहा है जिसमें कॉम्पिटिटर को 6 एप्पल्स कलेक्ट करने हैं, विच आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। ठीक, एंड अ बकेट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक, यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट। कंडीशन इज दैट, अब कंडीशन दिया हुआ, कॉम्पिटिटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट अ टाइम, एक बार में कॉम्पिटिटर जाएगा, एक एप्पल लेकर के आएगा, उसको रखेगा, फिर दूसरा एप्पल लेने जाएगा, ये दिया हुआ। रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन बकेट, वही हुआ। ठीक, इफ ही हैज़ टू ड्रॉप ऑल द एप्पल्स इन द बकेट, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज़ टू रन, टोटल डिस्टेंस पूछ लिया। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन। इफ द बकेट इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल, मान लो फर्स्ट एप्पल यहाँ है, फर्स्ट एप्पल, तो क्या कह रहा है? बकेट और फर्स्ट एप्पल के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, एंड ऑल अदर एप्पल आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अपार्ट। सेकेंड एप्पल, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? और बाकी जो एप्पल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस 3-3 मीटर का है। डिस्टेंस को दूसरे कलर से लिखते हैं। ये तो बकेट से फर्स्ट 5 मीटर का है, बाकी सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो टोटल डिस्टेंस पूछ लिया है कॉम्पिटिटर को कितना। तो पहला लेने के लिए यहाँ आएंगे, कितना? 5 मीटर, फिर इसको रखेंगे, 5 मीटर रिटर्न गए। ठीक, फिर ये यहाँ आए तो कितना इनको चलना पड़ा? 8 मीटर, और 8 मीटर ही रिटर्न आना पड़ा। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ आए तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 मीटर, और फिर 11 मीटर रिटर्न, फिर यहाँ से यहाँ 14 मीटर प्लस 14 मीटर रिटर्न, फिर यहाँ आगे 3, 17 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 20। इसको सॉल्व करिए, 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 40, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 मीटर। ठीक है, डी आंसर। समझ में आया? एक एक पॉइंट को करके पढ़ना होता है और ऐसे इजीली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर का एंड था। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।